तो हेलो एवरीवन। यहाँ से हमारा एक और सब्जेक्ट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इसकी शुरुआत करेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर होगा। सो एज जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया, वी विल ट्राई कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी को भी उसी वे में, बट उससे बेहतर वे में हम पढ़ भी सकें और सीख सकें कुछ, राइट। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है क्या, या उसकी बेस बनाने के लिए कि हम देखें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, एंड देन इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इस डोमेन में आता क्या है, किस चीज़ का इनकम पास करता है। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। सो ऑब्वियस ये लेक्चर वन है, तो हम पहले बेस बनाएंगे अपनी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। कि जब हम लास्ट लेक्चर में पहुँचे तो हमारे दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें समझ आ जाए कि व्हाट एक्चुअली इज़ गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी और वो किन डोमेन के साथ डील करती है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट एंड स्टेट की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टेट। ठीक है, हम बेसिक पेस्टल में भी पढ़ चुके हैं, बट अगेन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेट होती है कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, अब दिस विल बी कॉल्ड एन स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल एंटिटी जिसके अंदर पॉपुलेशन होगी। ठीक है, पॉपुलेशन किसी एक टेरिटरी में रहेगी, मींस दिस इज द टेरिटरी एंड पॉपुलेशन इज लिविंग इन दिस टेरिटरी। उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट भी होगी जो रूल कर रही होगी। ठीक है, उस गवर्नमेंट की कोई सॉवरेनिटी भी होगी। सॉवरेनिटी मींस के सॉवरेन गवर्नमेंट के उसके मैटर्स के अंदर कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट की सॉवरेन गवर्नमेंट है। ठीक है, खुद मुख्तार टाइप ऑटोनमस गवर्नमेंट, जिसको जिसको पावर है अपने कंट्री के ऊपर। ठीक, सॉवरेन गवर्नमेंट। फिर उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, मतलब इस मुल्क को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, वेदर दैट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, कानून भी होगा। और फिर जो बाकी सॉवरेन कंट्रीज हैं, बाकी दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, वो भी उसे रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, रिकॉग्नाइज। ठीक है। सो ये कुछ छः चार ये प्राइमरी पॉइंट्स हैं जो कि एक स्टेट को डिफाइन करते हैं, जो कि फीचर ऑफ स्टेट हम कहते हैं। बाकी ये दो तो इसके साथ और भी ऐड होते हैं, राइट। सो जब स्टेट की बात की जाए तो वी से स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। देयर इज अ टेरिटरी, अ पॉपुलेशन इज लिविंग इन दैट दिस टेरिटरी, एंड देयर इज अ सॉवरन गवर्नमेंट, राइट, backed by a constitution recognized by other sovereign states, right? So this is the definition of state. अब देखते हैं कि गवर्नमेंट तो खुद इसका एक फीचर है, राइट। अब गवर्नमेंट क्या होगी स्टेट के अंदर? ऑब्वियस दो पार्टीज होती हैं, एक विनिंग पार्टी और एक लूजर पार्टी। अगर इलेक्शन होता है तो वन इज कॉल्ड द विनिंग पार्टी, जिसे ट्रेजरी ब्रांच भी कहा जाता है। तो वो बना देती है अपनी गवर्नमेंट। जो दूसरे होते हैं उन्हें कहते हैं ऑपोजिशन। जो लूजर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द ऑपोजिशन। सो गवर्नमेंट की बात की जाए, इसे गवर्नमेंट इज द ट्रेजरी ब्रांच ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट जो होती है, स्टेट के आपको मैंने फीचर्स बताए। अब पूरी स्टेट को जब देखेंगे तो स्टेट के अंदर नॉट जस्ट गवर्नमेंट आएगी, उसके अंदर फिर आपकी एग्जेक्टिव भी आ जाएगी। एग्जेक्टिव, अगेन एग्जेक्टिव वो जो आपके गवर्नमेंट के अंदर है, राइट। बट ठीक है, फिर आ जाएगी जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर आपका जुडिशियल सिस्टम आ जाएगा, कोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड थिंग इज द लेजिस्लेचर। अब मैंने आपको बताया कि एग्जेक्टिव के अंदर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, जुडिशरी के अंदर आपके जुडिशियल सिस्टम आ जाता है। लेजिस्लेचर, कानून साजी के अंदर आपको सिर्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कानून साजी के अंदर आपको गवर्नमेंट के साथ ऑपोजिशन का होना भी लाजमी है। ठीक है, वो किस तरह से लाजमी है? जब हम बात करते हैं कोई भी पार्लियामेंट है, दिस इज द पार्लियामेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट तो उसकी आती है जो मेजोरिटी में हो, लाइक जो 51% या उससे ज़्यादा जिसकी पार्टिसिपेशन हो, या जो कैंडिडेट 51% से ज़्यादा होंगे वो गवर्नमेंट पे आएंगे, बिकॉज दे आर इन द मेजोरिटी। और जो 49% या इससे कम होंगे वो अपोजिशन में आके बैठेंगे, राइट। सो अब होता ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी असेंबलीज वगैरह होती हैं, पार्लियामेंट इज एक्चुअली कॉल्ड, आप जिसमें आपके अपर हाउस भी आ जाए, लोअर हाउस भी आ जाए, लाइक द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली वगैरह। तो अब आपने क्या करना होगा कि अगर कोई भी बिल पास होता है इस पार्लियामेंट से, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि बस 50% से ज़्यादा वोट उस बिल को मिलने चाहिए। बट अगर कोई कानून बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होती है, या फिर कानून के अंदर अमेंडमेंट लाई जाए, तो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, उसके आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, राइट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को आसान जबान में हम कहते हैं टू थर्ड मेजोरिटी। टू थर्ड मेजोरिटी मतलब टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर्स। अब लाजमी तो नहीं है कि
टू थर्ड गवर्नमेंट ही बैठी हो, ऑपोजिशन के मिला के भी टू थर्ड बन सकते हैं। सो ऑब्वियस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर लेजिस्लेचर वी नीड गवर्नमेंट एज वेल एज द ऑपोजिशन। बट सिंपल एंड मेजोरिटी की एक खास बात ये भी है कि सिंपल का मतलब ये भी होता है, सिंपल को अगर सिंपल लफ्ज में कहें तो वी से कि सिंपल इफ देयर इज पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी। अब हमने किसी एक मैटर के ऊपर वोट कराना है और ये तीनों दे आर मेकिंग द लेजिस्लेचर। सो इफ ए इज गेटिंग 40% वोट, बी इज गेटिंग 35% वोट एंड सी इज गेटिंग 25%, हु इज इन सिंपल मेजोरिटी? सिंपल पता लग रहा है कि ए इज इन सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि 50% या मोर, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट मेजोरिटी वी से कि सम ऑफ टोटल जो है ना वो भी मिलके उसे बीट नहीं कर सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट में ये होगा इफ ए इज गेटिंग 61% वोट, बी इज गेटिंग 19% वोट, ठीक है, और सी इज गेटिंग 20%। सो व्हाट वी से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ये होगा कि एक कंबाइन मिल के भी इसको डिफीट नहीं कर सकते। सो अगर देखा जाए तो सिंपल एंड एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है। बट हम सिंपल जबान में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ये कहते हैं कि सिंपल का मतलब इज 50% या मोर, एब्सोल्यूट का मतलब टू थर्ड, ठीक। सो व्हेन एनी पार्टी इज इन सिंपल मेजोरिटी तो वो गवर्नमेंट अपनी बना लेती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए दे नीड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसके लिए उन्हें अपोजिशन का साथ चाहिए होता है और उनके वोट्स चाहिए होते हैं इन टर्म्स ऑफ कानून बनाना, ठीक है। सो व्हाट वी से कि स्टेट के अंदर एग्जेक्टिव भी आपके आ जाते हैं, जुडिशरी भी आ जाती है, लेजिस्लेचर भी आती है। लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है, लॉ मेकिंग, ठीक। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब कि अगर आपका किसी के साथ कोई मसला होता है तो आप देखते हैं कि कानून के अंदर मुझे उस चीज़ का प्रोविजन हासिल है, तो यू गो टू द जुडिशरी कि मुझे इंसाफ दो, कानून मुझे इस चीज़ का राइट देता है। सो यू गो टू द जुडिशरी। व्हाट जुडिशरी डज इज इंटरप्रेट लॉ एंड गिव डिसीजन, राइट। एग्जेक्टिव का काम क्या होता है? एग्जेक्टिव ब्रांच आपकी होती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है, इन सिंपल इम्प्लीमेंट करवाती है। जुडिशरी कहेगी एग्जेक्टिव को कि जी पुलिस को आप कहें या जो भी लॉ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें कहें कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएं, ठीक है। फिर पुलिस उसे इम्प्लीमेंट करवाती है, रियासती इदारे उसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर, बट दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड। एक का काम लॉ बनाना है, एक का काम इंटरप्रेट करना है और एक का काम इम्प्लीमेंट करना है। अब जी ये जब डिफरेंस हमें बेसिक समझ आ गया, अभी से 1970 ऑनवर्ड में देखा जाता है कि दुनिया के अंदर डेवलपमेंट जो है वो अनइवन हो रही है। अनइवन से मतलब कि कुछ स्टेट्स जो हैं दे अनइवन डेवलपमेंट में ये है कि सम स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड एंड अदर स्टेट्स आर लेस डेवलप्ड, तो देयर इज अ डेवलपमेंट गैप बिटवीन स्टेट्स। तो अब इस डेवलपमेंट गैप को समझने के लिए कि भाई एक्चुअल रीजन, व्हाट इज एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस लेगिंग गवर्नमेंट, तो सबसे पहले देखा गया कि जी यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं ट्रेड की वजह से हो रहा है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटा इस चीज़ का डिफरेंस है, इस वजह से डेवलपमेंट गैप आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखा गया नहीं जी, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ ट्रेड इज नॉट द ओनली फैक्टर। फिर उन्होंने देखा कि ऐसा तो नहीं है कि वेदर कंडीशंस जो ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज हैं वो इस वजह से मीन्स तरक्की याफ्ता हैं, डेवलप्ड हैं, कि वो नॉर्थ में, और जो साउथ वाले हैं वो इस वजह से नहीं है कि वेदर वेदर डज वेदर प्ले अ रोल, लेकिन का भी नहीं, ये भी बड़ी लॉजिकल सी बात है, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ एक्चुअली कहते हैं जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे मोस्टली वेस्ट, ठीक है। इवन इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, ठीक। सो जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं, डेवलप कंट्रीज कहते हैं उन्हें, ग्लोबल नॉर्थ भी आसान जबान में कहते हैं। ग्लोबल साउथ सारे डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में आपके ग्लोबल साउथ आ जाते हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा जी वेदर कंडीशंस की वजह से भी नहीं है, क्या पता इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हो, कि जहाँ जिन मुल्कों में इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी ज़्यादा है शायद उस वजह से हो। फिर उन्होंने देखा नहीं जी, सिर्फ इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेस पे भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि एशिया के अंदर जो मुल्क हैं लाइक द सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये भी राइज हो रहे हैं। सो इनका राइज हो रहा है तो क्या सोल इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है? इन्होंने कहा जी ये भी कोई एक सॉलिड बात नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी, देयर इज वन अदर इशू दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। कि ह्यूमन डेवलपमेंट जहाँ होती है वहाँ पे ही डेवलपमेंट गैप जो होता है वो कम होता है। जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक द यूएस, द यूके और द वेस्ट, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और इसी ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से वो मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, और हमारे जैसे मुल्क हैं वहाँ देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बड़ा ही लेस इन्वेस्ट किया जाता है और बड़ा लेस फोकस किया जाता है, ठीक है।
अब ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो जिसके, अब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है कि आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और पीपल्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मेन रेफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन और पीपल के बीच में कैसे हो सिस्टम। सो देयर इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसने पीपल्स को सर्विस डिलीवरी करनी है, मतलब सहूलतों से आरास्ता करना है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करनी है। तो वो क्या करेगा, इन इंस्टीट्यूशंस को एक ब्रिज बना लेगा कि इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू पीपल तक वो सारे फायदे फवायद पहुंचाए, राइट। सो दिस इज द फैक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर इन्होंने कहा जी ये ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। फिर इसी ह्यूमन डेवलपमेंट की बेस पे इन्होंने कहा कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट को हम अगर मजीद समझना चाहें तो जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पीपल तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, उनके लिए ब्रिज, हमने क्या कहा कि ब्रिज आर द इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो आपके इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव वो जो सबको अपने अंदर शामिल किया जाए, तो उसके लिए आपको एक गवर्नेंस का सिस्टम चाहिए। इस गवर्नेंस के सिस्टम या अच्छा गवर्नेंस का सिस्टम होगा तभी आपके इंस्टीट्यूशन एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव होंगे ना। तो ऐसे क्या होगा कि आपके इंस्टीट्यूशन ऑब्वियस ताकत में आएंगे, मजबूत होंगे। वो एक फैक्टर ये भी होता है कि गवर्नमेंट कितने साल आती है। ठीक है, गवर्नमेंट तो आती है ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल 5 साल, एक टेन्योर होता है फिक्स। गवर्नमेंट चली जाती है लेकिन इंस्टीट्यूशंस रिमेन इंटैक्ट। ठीक है। तो गवर्नमेंट को इख्तियार होता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, पर गवर्नमेंट आर टेम्पररी इन नेचर, 4 साल 5 साल, देन दे हैव टू चेंज। ठीक है, फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई या क्या पता ये रिटेन करें, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्शन और ये सारी चीज़ें। बट स्टेट इंस्टीट्यूशन वो इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है। और वही एज ए ब्रिज काम करते हैं। तो फॉर द एसेंशियल सर्विस डिलीवरी वी नीड गुड गवर्नेंस। ठीक है। और यही गवर्नेंस का निज़ाम होता है जो कि आपकी पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराता है। इफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज, so these institutions are there that act as a bridge to provide for the provision of resources to the people, provision of services to the people for essential service delivery, and this is all done, and this process is actually known as implementation of public policy. अब जी पॉलिसी की बात की जाए तो वी से पॉलिसी तो हर जगह पे है ना, इवन हम अपने घरों में भी होते हैं। सो वी मेक पॉलिसीज, हम अपने पर्सनल स्पेसेस में भी कुछ ना कुछ पॉलिसी या कुछ प्लान करते हैं। एक्चुअली हम कहते हैं कि एक गाइडलाइन हम बना रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल बना रहे हैं, उसके थ्रू हमने कोई गोल अचीव करना है। ठीक है। सो पॉलिसी इज एक्चुअली टू अचीव सम गोल, राइट, कि हमने कोई गोल अचीव करना है। तो दिस इज सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल या फंडामेंटल रूल्स जिससे हम गाइडलाइन यूज करके एक सर्टन आउटकम अचीव करना चाहते हैं। ऑब्वियस पॉलिसी कैसे बनेगी कि एक लॉन्ग टर्म कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम मुशावरत करेंगे, मशवरा करेंगे आपस में, क्योंकि ऑब्वियस वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म जो सस्टेन भी करे। फिर जो भी आपकी डेवलपमेंट एजेंसीज होंगी उनके साथ, आपके गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट होंगे उनके साथ, या जो भी स्टेक होल्डर्स इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। स्टेक होल्डर्स एक्चुअली वो लोग होते हैं या वो इदारे होते हैं, उन्हें स्टेक होल्डर कहते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज से असरअंदाज हो रहे होते हैं, राइट। तो पब्लिक पॉलिसी की जब बात की जाए तो पब्लिक का नाम जब पॉलिसी में आएगा तो दैट मीन्स कि दिस पॉलिसी इज डीलिंग विद मासेस या पब्लिक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो उनका पॉलिटिकल विजन होता है ना, उन्हें एक्शंस के अंदर चेंज किया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वोट लेने के लिए अपना एक मैनिफेस्टो देती है जिसे मैंडेट भी कहते हैं ना। तो उनका जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, मंशूर होता है, तो वो कहते हैं जी हम आएंगे, बिजली इतनी सस्ती करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे, ये सर्विसेज देंगे, वो सर्विसेज देंगे आपको। तो कोई मैंडेट होता है, उस मैंडेट की बेस के ऊपर पार्टी ए एंड पार्टी बी कंटेस्ट करती है। एक कहता है हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, एक कहता है हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। अब पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक किन्हें वोट दे के जितवाना चाहती है। सो हु सो एवर कम्स, हु सो एवर वेन, वो फिर अपना एक पॉलिटिकल विजन उसे बना लेता है, अपने उस मैनिफेस्टो को मैंडेट बना लेता है, पॉलिटिकल मैंडेट बना के पब्लिक तक उन चीज़ों को प्रोवाइड करना होता है। सो व्हाट दे डू कि वो कुछ पॉलिसीज बनाते हैं देन उसके ऊपर, और फिर उसे लेजिस्लेशन करके या एग्जेक्टिव के थ्रू, इदारों के थ्रू, अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू फिर पब्लिक तक वो प्रोविजंस या वो सहूलतें मुहैया करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस वी टॉक्स अबाउट पब्लिक पॉलिसी, तो पब्लिक पॉलिसी इज डीलिंग विद पब्लिक, और गवर्नमेंट ट्रांसलेट करती है, वी टॉक्ट अबाउट दैट। तो दीज आर एक्चुअली इसेंशियल गवर्नमेंट पॉलिसीज जिन्हें हम कानून के अंदर भी अक्सर लाते हैं और इन्फोर्स भी करते हैं। कुछ पॉलिसीज की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि जो हमारी वो पॉलिसीज जो मईशत से लिंक्ड हैं,
सबसे पहले आती है फिस्कल पॉलिसी, जो आपकी बजट की पॉलिसी होती है कि हम बजट बनाते हैं, और भी उसकी भी एक पॉलिसी मेकिंग होती है। या मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम शरह सूद इंटरेस्ट रेट वगैरह रखते हैं। अगर ये हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर बेसिक पिस्टल में देखें तो हमें आइडिया होगा व्हाट इज फिस्कल एंड व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। फिर आपकी सोशल पॉलिसीज होती हैं, जो आपके ह्यूमन वेलफेयर या लिविंग कंडीशंस के बारे में होती हैं कि भाई हमने ये चेंजेस करने हैं सोसाइटी के अंदर। फिर आपकी डेवलपमेंट पॉलिसीज होती हैं, लाइक द पॉलिटिकल एंड सोशल मेयर्स, आपकी ट्रेड पॉलिसीज, आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज, जो डायरेक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ डील कर रही होती हैं। फिर आपकी डिफेंस पॉलिसी होती है, डोमेस्टिक, एजुकेशन, फॉरेन, हेल्थ, जुडिशियल, क्लाइमेट। सो दीज आर ऑल दैट कम्स अंडर पब्लिक पॉलिसी, राइट। ऑब्वियस, डेवलपमेंट अगर करनी है, तरक्की, तो उसके लिए स्लो स्लो प्रोग्रेस होती है। तो प्रोग्रेस आर द स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं तो यू अचीव सम डेवलपमेंट। फिर लोकल या एरिया की हम बात करते हैं, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज के एरियाज आते हैं, लोकल आते हैं, सो उनके बारे में बात की जाए। सो वी से कि नॉट जस्ट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ दिस डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेक होल्डर्स भी होंगे, आपकी जो सिविल सोसाइटी है, फिर आपकी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। फिर आपकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जैसे यूएस एड, यूके एड, कनाडा की एड, जो एड एजेंसीज हैं, जो एड एंड डेवलपमेंट करती हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। वो भी फंड करती हैं आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो डील विद द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ये इदारे नॉट जस्ट गवर्नमेंट, बाकी स्टेक होल्डर्स और बाकी इदारे भी करते हैं। फिर मल्टीलेटरल एजेंसीज की हमने बात की, लाइक द वर्ल्ड बैंक या एडीपी। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने अंदर एक कॉर्पोरेट सीएसआर वाला सिस्टम रखती हैं, दैट सीएसआर डील विद दिस डेवलपमेंट सेक्टर्स। पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो वी हैव आगा खान। अब आगा खान और एक पूरा इदारा है, एक एंग्रो, जिस पूरा इदारा है। सो व्हाट दे डू, इन्होंने अपने सीएसआर बनाए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये भी पब्लिक डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, और अच्छे खासे लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, इन हेल्थ सेक्टर, इन एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो दीज आर कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपना एक शेयर जो है वो इस चीज़ में भी लगाते हैं। फिर पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी रिएक्टिव भी हो सकती है, प्रोएक्टिव भी हो सकती है। व्हाट इज रिएक्टिव एंड व्हाट इज प्रोएक्टिव? रिएक्टिव की बात की जाए कि आपकी सोसाइटी के अंदर सडन कोविड आ गया। सो अब सडन आ गया है तो अब आप क्या करेंगे? प्रोएक्टिव तो नहीं जा सकते, अब वो सर पे चढ़ के आ गए, तो आप रिएक्ट करेंगे उसके लिए। सो यू विल मेक अ रिएक्टिव पॉलिसी जो जो उसे रिएक्ट करें, जवाब दे सकें। बट आपको पता लगता है कि जी वेदर फोरकास्ट है, अगले महीने बारिश पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनाएंगे। वो पॉलिसीज जो पहले बनाई जाए एहतियातन, उसे प्रोएक्टिव कहा जाता है, जो फौरन बनाई जाए इंस्टेंट, जब थ्रेट इमिनेंट सर पे आ जाए तो उसे रिएक्टिव कहा जाता है। फिर आ जाता है करंट पॉलिसीज एंड फ्यूचर पॉलिसीज। अगेन ये भी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव के डोमेन में आएंगी। वो पॉलिसीज जो करंट सिनेरियोज के साथ डील कर रही हैं, ठीक है, और वो पॉलिसीज जो आगे जाके फ्यूचर प्लान की तरफ हम जा रहे हैं, लाइक। तो करंट इज एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच, जैसे हम करते हैं कोई भी इशू करंट एरा के अंदर, या विद इन ईयर हम करते हैं। फ्यूचर फिर एक लॉन्ग टर्म आपका प्लान होता है, उसे अचीव करने के लिए आप पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे हम अक्सर वी से कि हमने विजन 2030 बना लिया, विजन 2025 बना लिया, तो ये विजन्स वगैरह आपके होते हैं, ये कम अंदर फ्यूचर पॉलिसी, जिनमें आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके प्रोग्रेस करके डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। फिर आपकी सब्सटेंटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं, लाइक कोई भी फंक्शनल पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आप बनाना चाहें सिस्टम के अंदर, वो कर सकते हैं। फिर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल की बात की जाए तो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल, वी से वर्टिकल इज दिस स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल इज दिस। सो वर्टिकल की जब बात की जाए तो विद इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर कोई पॉलिसी करें से करेंगे हम वर्टिकल। हॉरिजेंटल की बात की जाए तो इंटर इंस्टीट्यूशनल, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो कोऑर्डिनेशन होती है उसे आप हॉरिजेंटल पॉलिसी मेकिंग कह सकते हैं। फिर लोवी साहब हैं, उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी फॉर दिस पॉलिसी कैन बी इधर रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी हम दे सकते हैं, कोई भी चीज़ रेगुलेट करनी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लेके दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने, या फिर आपकी कोई भी सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी होगी, वो भी पॉलिसी में आती है। सो पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, करंट, फ्यूचर, एनी ऑफ दिस पॉलिसी कैन बी। आप अपनी सोसाइटी में देखें तो आप देखते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है तो आपको आइडिया हो जाएगा, इट वुड बी एनीथिंग, सम ऑफ देम, इनमें से कोई ना कोई एनी ऑफ द पॉलिसी होगी, राइट। सो इस पहले लेक्चर से वी हैव आइडिया कि व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट और जीपीपी या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है, और ये टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हैं क्या, राइट। अब व्हेन वी विल मूव टू द सेकंड लेक्चर, आई होप उसमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।